बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज़ की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। समेकित कृषि प्रणाली के विकास के लिए चलाई जाती है योजना। तिलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन होता है लाभकारी। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सेक्रेटेरिएट। राज्य में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में एक प्रमुख योजना है NMSA योजना। यह योजना कृषि निदेशालय की ओर से चलाई जाती है। इसके अंतर्गत राज्य में समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कृषि फसलों के उपादान, ग्रीन हाउस के निर्माण, मधुमक्खी पालन और जल एवं मिट्टी संरक्षण संबंधित कार्यों के लिए योग्य किसानों को चयनित कर अनुदान दिया जाता है। मधुमक्खी पालन खेतीबाड़ी में बेहतर उत्पादन के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। मधुमक्खियों द्वारा पर परागण की प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से होती है, जिसमें फसलों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार तिलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन करें तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण आलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण आलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर के बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधे के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सेक्रेटेरिएट। आइए जानते हैं इस उपकरण में क्या है खूबियाँ। यह है रोज सेक्रेटेरिएट। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है, जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है।
इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे तेलहनी फसलों में रोग व कीट प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, सरसों, तोरई, राय को भारतवर्ष में तेलहनी फसलों में सबसे मुख्य स्थान प्राप्त है। कई बार देखा गया है कि इन फसलों में कई प्रकार के रोग व कीट लग जाते हैं जिनसे इनकी सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो इनके लिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर इनकी देख रेख अच्छे से करें। इनसे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए हमारे विशेषज्ञ से जानते हैं कि तेलहनी फसलों में कौन कौन से प्रकार के रोग लग जाते हैं अथवा इनसे बचाव का क्या क्या प्रबंधन है। इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। हमारे यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में तिलहनी फसलों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी खेती कर किसान अच्छी आमदनी पा सकते हैं क्योंकि बाजार में इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। अगर अपने राज्य झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ के किसान जो हैं तिलहनी फसलों की खेती काफ़ी बृहद रूप में करते हैं। मुख्य रूप से सरसों की खेती, सरगुजा की खेती जो है करते हैं, सूर्यमुखी की खेती करते हैं। इसी क्रम में हम आप पहुँचे हैं रांची के भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हार प्लांडू में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि तिलहनी फसलों में रोग एवं कीट का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। जैसे आपने बताया कि अगर हम रोग और कीट की बात करते हैं तिलहनी फसलों में, किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान भाई अगर सबसे कम ध्यान देते हैं रोग और कीट पे तो तिलहनी फसल भी उनमें से एक है
जिस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि इसमें भी कीट और रोगों से बहुत ज़्यादा क्षति होती है और क्षति होने के साथ में आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ थोड़ी सी ही कृष्ण क्रियाएं हैं, अगर आप उसमें बदलाव करते हैं या कुछ थोड़ा पहले से ध्यान दे लेते हैं, तो जो ये होने वाली जो आपको जो आर्थिक नुकसान है उसको आप बहुत ज़्यादा बच सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका जो फसल है वो आपको हेल्दी दिखेगी। किसान भाई सबसे पहले ध्यान दें, अगर हम तिलहनी फसलों की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 1 से 2 कीड़े और 1 से 2 ही बीमारियां हैं जो आपको यहाँ झारखंड में नुकसान पहुँचाती हैं। वैसे दिखने को बहुत सारे कीट हैं जो इसमें लगते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हैं जो 1-2 पौधों को नुकसान करती हैं, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक रूप से जाएं तो 1-2 कीट ही है जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तिलहनी फसलों में जैसे आपने बताया सरसों, सरगुजा, आपका सूरजमुखी, इसके साथ में कुसुम, इसकी खेती जब करते हैं तो सबसे पहला और सबसे मुख्य कीट आता है वो है आपकी लाही। लाही में हम देखते हैं कि जैसे ही लाही आ जाती है सरसों में या आपके कुसुम में लाही का कॉलोनी जब बन जाता है तो उसके बाद में आपका जो फसल का जो रस चूसने से फसल कमज़ोर हो जाती है और जो उसमें बीज बनता है वो भी काफ़ी छोटा रह जाता है और ये बीज पूरा आपको दिखता है, लेकिन उसमें जो तेल की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाती है, उसका वजन हल्का हो जाता है जो आपको आर्थिक नुकसान पहुँचाता है। अच्छी खेती के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी फसल को कीट और रोगों से बचाएं, नहीं तो इससे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि किसान वक्त रहते अपनी फसल पर ध्यान दें। अगर सरसों में हम बात करते हैं तो सरसों के 2 रूप हैं। अगर हम सरसों की पहले बुआई ज़्यादा समय से ज़्यादा पहले बुआई कर देते हैं तो उस अवस्था में कई बार किसान देखते हैं कि उनकी फसल को जो एक पत्ते जैसे ही निकलना शुरू करता है, पत्तों को एक कीट है जो पूरा चट कर जाता है और कुछ डंठल छूटते हैं। इस कीट को पास में देखने से हम इसको आरा मक्खी बोलते हैं। ये आरा मक्खी का जो पिल्लू होता है वो कीट जो ये है इसका पिल्लू है जो पूरे पत्तों को खा करके सिर्फ डंठल छोड़ता है, उसके बाद में आपकी फसल बढ़ नहीं पाती है। अगर आपने फसल को समय से ज़्यादा पहले लगा दिया तो अगर आप फसल की बुआई समय से बाद में करते हैं तो जैसे जैसे आपका फूल सरसों है उसमें फूल निकलता है, उस समय में अगर तापमान में भी वृद्धि हो गई है तो उस समय में आपका लाही का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे मुख्य बात है कि आपको जो फसल की बुआई का समय है वो आपको बहुत ध्यान दे करके एक निश्चित समय में आपको बुआई करनी है। जैसे हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि 15 नवंबर से 30 नवंबर तक या प्रथम जो लास्ट सप्ताह है नवंबर का, वहाँ तक आपकी बुआई पहले सरसों या और अन्य तिलहनी फसलों की हो जानी चाहिए। अगर पहले करते हैं तो उसमें भी कीट, आगे करते हैं तो भी कीट। तो इस समस्या से बचने के लिए बुआई का समय है वो सबसे मुख्य है। और इसमें अगर आपको कीट नियंत्रण की बात करते हैं तो सरसों में जो लाही है, लाही के लिए अगर आ गई है तो पहले आपको जो रस चूसने वाला कीट है उसके लिए आपको जैसे काफ़ी जो पहला नीम का तेल, अगर 5% नीम के तेल को 5% का मतलब 5 ml नीम का तेल 1 लीटर पानी में मिला करके उस 10 लीटर पानी में आपको 10 ग्राम जो साबुन का जो सर्फ एक्सल या किसी का जो पाउडर होता है उसको मिला करके उस 10 में और उसको पूरे घोल को मिला करके वहाँ पे छिड़काव करें, उससे लाही का आपका प्रबंधन होगा। अगर फिर भी आपकी लाही प्रबंधन नहीं हो रहा है तो कॉन्फिडोर 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करें। कॉन्फिडोर जो इमिडाक्लोप्रिड है उसका कॉन्फिडोर के नाम से आपको मार्केट में मिलता है, यह नहीं है तो आप डाइमेथोएट जो रोगर के नाम से मिलता है उसको 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके जहाँ पे लाही किसी भी तिलहनी फसल में लाही लग रही है उसमें आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, तिलहनी फसलों में कई प्रकार के रोग लगते हैं। कृषि जानकार कहते हैं कि फसलों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी है कि हमें समेकित प्रबंधन पर ध्यान देना होगा।
इसके लिए जरूरी है कि बीज उपचार से लेकर भूमि उपचार करते रहना चाहिए। तो जैसे रोग की हम बात करते हैं तो रोग में समेकित रोग प्रबंधन पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरसों की फसल है या किसी भी तिलहनी फसलें हैं तो इन फसलों में अगर आपका रोग आ गया है तो उसके बाद में उपचार बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको समेकित रोग प्रबंधन पे आपको ध्यान देना है। पहला, जब समेकित रोग प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बीज को उपचारित करके बोएं। बीज उपचारित के लिए आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से, इसके साथ में स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 10 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से आपको बीज उपचारित करें। इसके साथ में आप भूमि को भी उपचारित करिए। भूमि उपचारण के लिए आपको ध्यान देना है कि अगर आप 2.5 से 3 केजी ट्राइकोडर्मा को 50 केजी गोबर के साथ में मिला करके इसको पूरे खेत में मिलाइए बुआई से पहले। ये आपका भूमि उपचारण हो गया। इसके साथ में अगर आपको रासायनिक रोगनाशकों के द्वारा बीज का उपचारण करना है तो उस केस में आपको जो रासायनिक जो रोग रोधी जो रसायन है, जैसे कार्बेंडाजिम है और थायराम, कार्बेंडाजिम और थायराम दोनों को मिलाकर के 3 ग्राम प्रति केजी बीज को आप बीज उपचारित करें। यह पहला आपका, इसमें जब ट्राइकोडर्मा हो उससे पहले इसको उपचारित करें, उसके बाद में ट्राइकोडर्मा से आप उपचारित करें, क्योंकि अगर आपका सीक्वेंस गड़बड़ा जाता है तो उससे क्या होगा, ट्राइकोडर्मा का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो आप पहले ये बीज उपचारित को ज़रूर बीज उपचारित करें और फसल चक्र भी अपनाएं। अगर इसके बाद में, जैसे कई बार हम देखते हैं कि खड़ी फसल में बाद में आपका जो रोग है वो आना शुरू कर देता है। स्टार्ट जिसमें आपका फसल देख रहे हैं कि पूरे फसल सूख रही है, सूखने के साथ में कुछ में पत्तियां, आपकी पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे आकर के डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, जो सफ़ेद रस्ट है, ये बीमारियां और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है, ये बहुत सारी बीमारियां जो आपको आती हैं। अगर यहाँ पे आ रही हैं तो थायोफेनाइट मिथाइल जो रोको के नाम से मिलता है, आप उसको 1.5 ग्राम प्रति केजी, हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप वहाँ पे छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा तेलहनी फसलों में लगने वाले रोग व कीट प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे केचुआ खाद बनाने की विधि व उससे होने वाले लाभ के बारे में। किसान भाइयों, केचुआ खाद के प्रयोग से मिट्टी काफ़ी नरम होती है और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वर शक्ति भी बढ़ती है। परंतु किसान भाइयों, केचुआ खाद बनाने के लिए आपको ये ज़रूरी रखना पड़ेगा कि जहाँ पे भी आप केचुआ खाद बना रहे हैं वहाँ पे धूप ना आए, परंतु हवा का आना जाना लगा रहे। तो आइए केचुआ खाद कैसे बनाएं और इसमें क्या क्या ज़रूरी है, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, आप अपने फसलों की अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं में से एक जैविक उर्वरक है केचुआ खाद, जिसका इस्तेमाल कर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हारपलांडू में, और आइए जानते हैं केचुआ खाद बनाने की विधि एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं मिसेस रेशमा शिंदे जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि केचुआ खाद है क्या और इसके बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। केचुआ खाद क्या है? जैसे आप जानते हैं कि केचुआ जैविक पदार्थ खा के अपने पाचन तंत्र से गुजारता है और जो मल स्वरूप में बाहर निकलता है उसे हम केचुआ खाद कहते हैं। वो हल्का काला दानेदार दिखता है, चाय पत्ती जैसे दिखता है। वो उसका जो पोषक तत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल जो हमारा जैविक खाद है, जैसे FYM हो गया, कंपोस्ट हो गया, उसकी तुलना करें तो जो वर्मी कंपोस्ट है उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि केचुआ खाद बनाने के लिए जगह का चुनाव, ऐसी जगह का चुनाव करिए जहाँ पे धूप नहीं आती हो पर वो छायादार हो और हवादार हो, ऐसी जगह का चुनाव करिए। और केचुआ खाद हम किस मटके में भी बना सकते हैं, रिंग्स में बना सकते हैं, या सीमेंटेड बेड हो या कच्चा बेड हो या वर्मी बेड, हम किसी में भी बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अगर आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे छाया हो
और वहाँ पे आप 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी ऐसी जगह का चुनाव करिए और उसको चारों ओर से मेड़ बना ले, जिससे कि जो जैविक पदार्थ होंगे वो इधर उधर नहीं जाएगा अपघटन होके, और केचुआ भी इधर उधर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले केचुआ बनाने के लिए हमने जगह का तो चुनाव कर लिया, उसको मेड़ से चारों ओर मेड़ बना लिया। तो सबसे पहले जो नीचे का स्तर होता है उसमें आप पॉल या उपजाऊ मिट्टी, थोड़े से पत्थर ऐसे, जिससे ना का एक 6 इंच का लेयर बना लीजिए, जिससे अच्छा ड्रेनेज हो और हवा भी अच्छी से जा आ सके। उसके ऊपर आप है ना आधा सड़ा हुआ गोबर खाद या फिर आधा सड़ा हुआ कोई भी फल सब्जियों का जो अवशेष होता है उसका एक लेयर डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके ऐसे ही अल्टरनेट लेयर आप आधा सड़ा हुआ गोबर खाद या फिर जो भी आप सब फल सब्जियों के अवशेष होते हैं उनसे आप अल्टरनेट लेयर बनाते बनाते 1 मीटर हाइट में बना लीजिएगा। और उसको फिर पानी का नमी हमें 60 से 70% उसकी नमी बनाए रखनी है। और केचुआ, फिर उसमें केचुआ डालना है। केचुआ हमें 2000 केचुए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमें उस बेड में डालने हैं। और उसके बाद हमें उसको बोरा से, गीला बोरा से ढक के रखना है। जैसे कि केचुआ को ज़्यादा जो रोशनी है वो पसंद नहीं होती है। अगर हम उसको ढक के रखेंगे तो केचुआ ऊपर से नीचे अच्छे से अवगमन करता रहेगा और हमारा केचुआ खाद जो है वो जल्दी से बन जाएगा और अच्छे से बन जाएगा। जी मैडम, हम सभी जानते हैं कि केचुआ खाद का उपयोग करने से किसान भाइयों को काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। किस तरह से कितना लाभ मिल सकता है ये आप बताएं। हाँ, सबसे पहले तो केचुआ खाद से सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, हमारी फसल की उपज बढ़ जाती है। जैसे 10 से 20% की उपज हमारी उस केचुआ खाद के उपयोग से बढ़ती है। और केचुआ खाद से हमारी मिट्टी के जो पोषक तत्व है या फिर जो संरचना, भौतिक और जैविक संरचना, इसमें भी सुधार होता है। पौधों को लगने वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो भी उसमें अवेलेबल होते हैं। और जो इसके अलावा केचुआ खाद में है ना एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं जो पौधों को बढ़ने में ज़्यादा लाभकारी होते हैं। और इससे हमारी मिट्टी की उपज ही नहीं, पौधे की पैदावार भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। मैम, आप कह रही हैं कि न्यूट्रिएंट्स उसमें बैलेंस होते हैं केचुआ खाद का प्रयोग करने से, तो किस तरह से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें इनरिच हो जाते हैं ये आप बताएं। जैसे उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है वो लगभग 0.6 से 1% होता है। फॉस्फोरस जो होता है वो 0.5 से लगभग 1.5 तक भी मिल सकता है। वो हम किस पदार्थ से केचुआ खाद बना रहे हैं उस पर डिपेंड होता है। फिर पोटैश जो होता है 0.2 से 0.6 तक होता है। उसमें कुछ कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, ये सब हमको केचुआ खाद में मिलते हैं। इसके साथ ही कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, ये जो पौधे को है ना बढ़ने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो भी हमें केचुआ खाद में मिलते हैं। मैम, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग रेट से हमें उर्वरकों की इस्तेमाल की आवश्यकता पड़ती है, तो अभी के मौसम में किन किन फसलों में किस रेट से केचुआ खाद का प्रयोग किया जाए ये ज़रा आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। जैसे केचुआ खाद है ना, आप है ना डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट छिड़काव कर सकते हैं। आपको केचुआ खाद का इस्तेमाल है ना फसल लागत से 15 दिन पहले करनी चाहिए, जिससे हमारा जो उसका जो फ़ायदा होगा वो अच्छे से पौधे को मिल सकता है। तो सबसे पहले अनाज फसल के लिए हमें जो वर्मी कंपोस्ट का जो रेट है वो लगभग 3 से 5 टन पर हेक्टर के हिसाब से हमें डालना चाहिए। और जो सब्जियों वाले पौधे हैं उनमें 5 से 7 टन पर हेक्टर के हिसाब से हमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे फल वाले पौधे होते हैं, फल वाले पौधों में हम रिंग मेथड से इसको अप्लाई करते हैं। उसको हमें जैसे पौधे के अलग अलग पौधे के लिए अलग अलग है। जैसे आम जो बड़ा
पुराना हो गया होगा उसको हम 10 kg पर पौधे के हिसाब से हम वर्मी कंपोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और छोटे पौधे हो गए फल वाले तो 3 से 5 kg पर पौधा हमें उसे अप्लाई करना चाहिए। और जैसे आप अगर फूल वगैरह भी जैसे घर में गमले में लगाते होगे तो गमले में आपको 100 ग्राम पर पॉट के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। तो मैम, जब किसान भाई हमारे केचुआ खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए? हाँ, सबसे पहले केचुआ खाद बनाने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि आपने जगह जो है वो छायादार हो और हवादार भी हो। और मतलब केचुआ खाद बनाने के लिए ऐसे पदार्थ चुनने चाहिए जो जैविक हो और जैसे कांच, आयरन या फिर जो प्लास्टिक ऐसे वाले जो पदार्थ है जो अपघटन नहीं होते हैं उनका चुनाव नहीं करना चाहिए। वैसे ही केचुआ खाद को है ना हमें चींटियों और मेंढकों से बचाना चाहिए। और उसके लिए हमें हमेशा केचुआ खाद के जो नमी है वो 50 से 60% बनाई रखनी है। अगर पानी कम हो जाएगा तो केचुआ मर सकता है, और कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो केचुआ का जो एरिएशन होगा वो भी उससे भी उसको हानि हो सकती है। इसलिए हमें उसकी नमी 50 से 60 बनाई रखनी चाहिए। किसान भाइयों, अभी आपने देखा तिलहनी फसलों में लगने वाले रोग व कीट प्रबंधन के बारे में और साथ ही साथ आपने देखा केचुआ खाद बनाने की विधि और उससे होने वाले लाभ के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुंचानी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, राधु रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारा ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब आदि। आप दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।